तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जिस मूवी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जॉन कार्टर। ये कहानी भले ही हमारी दुनिया से थोड़ी अलग थोड़ी अनोखी है, लेकिन इस कहानी का सूत्र हमारी दुनिया से जुड़ा है। जब नॉर्थन कॉन्स्टलेशन में जॉन कार्टर का सामना होता है एक ऐसी दुनिया से जहाँ की रहस्यमयी संस्कृति, अद्वितीय शक्तियाँ और भयानक जीव उसे संघर्ष में झोंक देते हैं। तो आइए चलते हैं एक रहस्यमयी सफर पर। तो कहानी की शुरुआत में हमें प्लेनेट मार्स को दिखाते हुए होती है, जिसे वहाँ के लोग बरसुम कहते हैं। इस प्लेनेट पर लोग 3 अलग अलग देश में बटे हुए हैं, जो देश है हीलियम, जोडंगा और थर्क्स। यहाँ हम देखते हैं हीलियम और जोडंगा सदियों से एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। अभी भी ये लोग एक दूसरे से जंग लड़ने में लगे हुए हैं। यहीं हमें जोडंगा के लीडर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है सेप्टेन। जंग के दौरान सेप्टेन के पास 3 लोग हवा में उड़ते हुए आते हैं। वो लोग खुद को गॉड का मैसेंजर बताते हैं। उन तीनों का लीडर शेंग सेप्टेन को एक मिस्टीरियस हथियार देते हुए कहता है, गॉड ने तुम्हें चुना है, इसलिए इस जंग में हम जोडंगा के पक्ष में हैं। सेप्टेन यहाँ उस मिस्टीरियस हथियार का इस्तेमाल करता है, जिसे 9th रे नाम की एक बहुत शक्तिशाली बिजली निकलती है, जिस बिजली से हीलियम की सेना पल भर में ढेर हो जाती है। हथियार मिलने के बाद जोडंगा बरसुम का सबसे शक्तिशाली देश बन जाता है। अब हमें परसुम का दिखाया जाता है, जो कि है हमारी धरती, क्योंकि वो लोग धरती को परसुम कहते थे। यहाँ हमें 1881 न्यूयॉर्क शहर को दिखाया जाता है, जहाँ हम एजर नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसे उसके अंकल जॉन कार्टर ने लेटर लिखकर कुछ काम के लिए न्यूयॉर्क बुलाया है। दरअसल जॉन कार्टर एक बहुत रिच और मशहूर शख्स है। जब एजर जॉन के महल में पहुंचता है, वहां उसे जॉन का लॉयर मिलता है, जो एजर से बताता है अचानक जॉन की मौत हो गई है और उसने मरने से पहले अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी है। यहाँ से लॉयर एजर को जॉन के मकबरे में ले जाता है, जहाँ जॉन की बॉडी सुरक्षित रखा गया है। यहाँ एजर देखता है इस मकबरे के दरवाजे कुछ ऐसे बनाए हैं कि इन्हें सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। लॉयर बताता है जॉन की आखिरी इच्छा यही थी कि उसे मरने के बाद दफनाया नहीं जाए, बल्कि उसकी बॉडी किसी सुरक्षित जगह पर रखा जाए। अब लॉयर एजर को जॉन की एक पर्सनल डायरी देता है। यहाँ लॉयर उसे कहता है, जॉन ने मरने से पहले कहा था कि इस डायरी को सिर्फ मेरे भांजे को दिया जाना चाहिए, सिर्फ उसे ही इस डायरी को पढ़ने का इजाजत है। एजर लॉयर के जाते ही डायरी पढ़ना शुरू करता है। यहाँ जॉन डायरी में बताता है, जैसे तुम बचपन में मेरी हर कहानी पर भरोसा करते थे, वैसे ही मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी इस कहानी पर भी यकीन करना। डायरी में जॉन बताते हैं, आज से लगभग 13 साल पहले मैं एक सोने की गुफा ढूंढने निकला था। उस दौरान मेरी मुलाकात यूनियन कर्नल से होती है, जो अपाचे को हराने के लिए मेरी मदद चाहते थे। मेरे मना करने पर उन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया था, लेकिन जॉन उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उनकी कैद से खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। कर्नल के लोग जॉन का पीछा करते हैं। पीछा करते हुए वो लोग अपाचे के इलाके में एंटर कर जाते हैं। यहाँ कर्नल और अपाचे के लोग में युद्ध शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान कर्नल को गोली लग जाती है, जो देखकर जॉन उसकी जान बचाते हुए उसे वहाँ से ले जाकर एक गुफा में शरण देते हैं। जॉन यहाँ देखता है कि ये वही गुफा थी जिसकी वो खोज कर रहा था। जब जॉन अंदर जाता है, वो देखता है यहाँ की गुफा की दीवार शुद्ध सोने से बना हुआ है, जो देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी यहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी प्रकट होता है। कर्नल जॉन को बता देता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो आदमी जॉन पर हमला करता है, तब जॉन उसे बचकर उसे शूट कर देता है। यहाँ वो आदमी घायल हो जाता है। जॉन जब उस आदमी के करीब जाता है, वो देखता है कि वो आदमी अपने हाथ में कोई मिस्टीरियस डिवाइस लिए हुए बार बार बरसुम कह रहा था। जॉन उस डिवाइस को लेता है। वो जैसे ही डिवाइस लेकर बरसुम कहता है, उसमें से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिस रोशनी में जॉन कहीं ओझल हो जाता है। जब जॉन की आंख खुलती है, वो खुद को एक बंजर रेगिस्तान में पाता है। जब वो उठकर चलने की कोशिश करता है, वो हवा में उड़कर दूर गिर जाता है, क्योंकि अब वो बरसुम में पहुंच गया था, जो कि है प्लेनेट मार्स, जहाँ का गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती के मुकाबले आधा है। अब जॉन वैसे ही उड़कर चलने लगता है और एक पहाड़ पर पहुंच जाता है। यहाँ वो देखता है अंडों से कुछ बच्चे निकल रहे हैं। वही समय वहाँ पर कुछ अजीब से ग्रीन क्रिएचर आ जाते हैं, जो जॉन पर हमला करने शुरू कर देते हैं। जॉन लंबी लंबी छलांग लगाकर उनसे बच जाता है और एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। यहाँ इनका लीडर इन्हें हमला रोकने को कहता है। इसके बाद उन क्रिएचर का लीडर एक अनजान भाषा में जॉन को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि वो एक थाक्स है और उसका नाम टार्कस है। जॉन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है वो वर्जीनिया से जॉन कार्टर है। टार्कस यहाँ इशारे में जॉन से वापस वैसे ही छलांग लगाने को कहता है जैसी छलांग वो लगा रहा था, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और उस पर हमला करने लगता है। टार्कस यहाँ जॉन से बचते हुए उसे घायल कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। यहाँ टार्कस उस डिवाइस को भी ले लेता है जिससे जॉन यहाँ पर पहुंचा था। अब हम हीलियम की प्रिंसेस को देखते हैं, जिसका नाम है देजा, जिसने अपने पिता जो हीलियम के राजा हैं उनके लिए एक नया हथियार का आविष्कार किया है। यहाँ हीलियम की जोदंगा के साथ जंग चल रही थी, जिसमें हीलियम राज्य हार के कगार पर आ गया था, क्योंकि जोदंगा के पास 9th रे की शक्ति वाली हथियार है। देजा यहाँ अपने फादर से बताती है उसने 9th रे का हथियार को बनाने का फॉर्मूला
ढूंढ लिया है जिसे जोदंगा के सैनिक यूज करके उनको हरा रहे हैं। जब देजा अपना बनाया हुआ हथियार राजा को दिखा रही होती है तभी एक थाक चुपके से गड़बड़ कर देता है जिससे ये हथियार खराब हो जाता है। अब यहाँ युद्ध के दौरान जोदंगा का राजा हीलियम के राजा से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ वो बोलता है अगर उसकी शादी हीलियम की राजकुमारी से हो जाती है तो वो हीलियम को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब हीलियम का राजा देजा को सेप्तान के डील के बारे में बताता है और उसे सेप्तान से शादी करने को कहता है। देजा यहाँ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती और वहाँ से छुपकर भागने लगती है। नीचे थक्स जॉन को बंदी बनाकर उसे राज्य में ले आता है और उसे बंदी बनाकर नए पैदा हुए बच्चों के बीच में बांध देता है। यहाँ एक लेडी थक्स आकर जॉन को एक लिक्विड पिलाती है जिससे जॉन उनकी भाषा समझने लगता है। अगले दिन थक्स जॉन को सबके सामने ऊंची छलांग लगाने को कहते हैं लेकिन जॉन उनकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि उसे पता था यहाँ से वापस जाने वाला डिवाइस थक्स के पास है। यहाँ जॉन आसमान में कुछ प्लेन्स देखते हैं। दरअसल हीलियम और जोदंगा आपस में युद्ध लड़ रहे थे लेकिन थक्स के लिए ये एक बस मनोरंजन का खेल था जिस पर ये लोग हार जीत का शर्त लगाते हैं। यहाँ युद्ध के दौरान प्रिंसेस देजा प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश में नीचे गिरने लगती है। जॉन प्रिंसेस को गिरता देख लंबी लंबी छलांग लगाकर उसे गिरने से बचा लेता है। जॉन को देजा को बचाता देख सेप्तन उस पर हमला करने की कोशिश करता है जिस पर शेंग उसे रोकते हुए कहता है मुझे ये बंदा सही सलामत चाहिए। अब जॉन देजा के साथ मिलकर जोदंगा के सैनिकों से लड़ने लगता है। उसके आने से जंग का रुख बदल जाता है। नीचे से थक्स भी जोदंगा पर हमला करना शुरू कर देते हैं जिससे जोदंगा के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। थक्स के हमले से देजा की प्लेन भी क्रैश हो जाती है इसलिए वो भी जॉन के साथ थक्स के बीच फंस जाती है। तरकस जॉन की बहादुरी देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और जॉन को कहता है कि वो उनकी सेना में शामिल हो जाए जिस पर जॉन उन्हें मना कर देता है। जो सुनकर तरकस कहता है अगर तुम हमारे सेना में शामिल नहीं हुए तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। अब यहाँ मजबूरी में जॉन थर्स में शामिल होने के लिए राजी हो जाता है। रात में देजा और जॉन आपस में बात करते हैं। यहाँ देजा जॉन से पूछती है कि वो इतनी लंबी छलांग कैसे लगा लेता है जिस पर जॉन कहता है मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूँ और मैं कौन सी जगह में हूँ। यहाँ देजा जॉन को समझाती है कि वो अभी बरसुम पर है जो है प्लेनेट मार्स। जॉन ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। जॉन देजा से बताता है कि वो अर्थ पर रहता है। देजा को पहले इस बात पर यकीन नहीं होता लेकिन जब उनको महसूस होता है कि अर्थ का क्रिएचर होने के कारण ही जॉन मार्स पर इतनी ऊंची छलांग लगा पा रहा है जिस कारण वो यहाँ पर इतना शक्तिशाली है क्योंकि अर्थ के क्रिएचर और मार्स के क्रिएचर की डेंसिटी एक दूसरे से बहुत अलग है। इसके बाद देजा जॉन के साथ थक्स के टेम्पल में जा रही थी जहाँ पर किसी भी इंसान को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि देजा को लगता है कि टेम्पल में शायद इस सवाल का जवाब हो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुँचते हैं। जैसे कि जॉन पहुँचा है तभी इनके पीछे सोला आ जाती है जो इन्हें वापस चलने को कहती है। देगा जॉन को इसेस की मूर्ति दिखाती है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। देजा उसे पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी थक्स उसे पकड़ लेते हैं और उन्हें टेम्पल में जाने की सजा सुनाते हैं लेकिन टार्कस कहता है कि मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दो। जब ये लोग अकेले होते हैं तो टार्कस बताता है कि सोला मेरी बेटी है इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसे मौत की सजा मिले और वो जॉन को उसकी डिवाइस दे देता है और कहता है कि तुम रिवर ऑफ ईस्ट पर जाओ और इसकी मिस्ट्री तुम सुलझाओ और वापस अपनी दुनिया में चले जाओ। कुछ देर बाद जब थक्स वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टार्कस ने गद्दारी करके उन कैदियों को वहाँ से भगा दिया है। टार्कस का दुश्मन तलहजूज इसका फायदा उठाकर खुद को थार्स का नया लीडर घोषित कर देता है। इसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो रिवर ऑफ ईस्ट की तरफ जा रहे होते हैं जिसका रास्ता इन्हें देजा बता रही होती है। पर तभी सोला जॉन को बता देती है कि देजा हमें रिवर ऑफ ईस्ट की जगह हीलियम प्लेनेट पर ले जा रही है। जॉन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि वो जॉन को हीलियम पर ले जा रही है ताकि वो जॉन को जंग में इस्तेमाल कर सके। इसके बाद जॉन देजा को पीछे छोड़कर जाने लगता है। तभी देजा बताती है कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो सेप्तन से शादी करना नहीं चाहती थी। तो इस पर जॉन कहता है कि फिर तुम हमारे साथ रिवर ईस्टर्न पर चलो। देजा उसकी बात मान जाती है और कुछ देर बाद ये लोग रिवर ऑफ ईस्ट पर पहुंच जाते हैं लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें नदी के बीच में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखता है जो कि एक उल्टे पिरामिड जैसा होता है। जॉन डेजा को लेकर उस पिरामिड पर चला जाता है जिसके बाद वो जगह नीली होने लगती है और डेजा को इस बात का रियलाइज हो जाता है कि वो वही 9th रे है जिससे उसने अपना वेपन को बनाया था। फिर इन्हें ये भी पता चल जाता है कि जॉन की कॉपी इसी रे की वजह से मार्स पर हुई है। इसका मतलब जॉन का असली शरीर अभी भी पृथ्वी पर ही है और यहाँ से उसकी कॉपी ट्रांसफर हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर थक्स की पूरी आर्मी आ चुकी थी जिन्हें यहाँ पर शेन ने लाया है। जॉन डेजा और सोला को वहाँ से भेज देता है और खुद उन सबका अकेले ही बहादुरी से उन सबका सामना करता है। जॉन का वफादार एलियन डॉग भी उनके साथ ही होता है। जॉन अकेला ही इन सब पर भारी पड़ रहा था और एक एक करके इन सबको मौत के घाट पर उतारता है और दुश्मनों की लाशों की गट्टे बना देता है और आखिरकार लास्ट में उसे दुश्मन घेर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक एलियन की आर्मी आ जाती है
है और वो लोग जॉन को बचा लेते हैं और डेजा भी अपने पिता के पास आ जाती है और यहाँ पर वो सेप्टन को देख के बहुत ही गुस्सा करती है, जिस पर उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बिना हथियार और सैनिकों के बिना यहाँ पर तुम्हारा हाथ मांगने आया है और इससे जंग रुक जाएगी। ना चाहते हुए भी डेजा शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद जॉन की आंख डेजा के महल में खुलती है और फिर डेजा जॉन को उसका डिवाइस दे देती है और उसे वापस अपने घर पर लौटने को कहती है। तभी वहाँ पर थाक्स आ जाते हैं और जॉन वहाँ से गायब हो जाता है। डेजा को ऐसा लगता है कि जॉन वापस पृथ्वी पर चला गया, लेकिन जॉन अभी भी वहीं पर उसके महल में ही छुपा हुआ था। गार्ड्स के जाने के बाद जब वो बाहर आता है तो शेंग उसे 9th रे की मदद से वहीं पर फ्रीज कर देता है। तब जॉन को पता चलता है कि शेंग किसी भी इंसान का रूप ले सकता है और वहाँ बाहर पूरा शहर शादी की तैयारी में लगा हुआ है और शेंग ने जॉन को अपने डिवाइस से कंट्रोल कर रखा है। जॉन चाहकर भी खुद से अपनी बॉडी को हिला नहीं सकता। इसके बाद शेंग जॉन को बताता है कि सेप्टन डेजा को मारने की प्लानिंग कर रहा है और शादी के बाद वो पूरी हीलियम पर कब्जा कर लेगा और इस जंग में हम सेप्टन का साथ देंगे क्योंकि उसे बेवकूफ बनाना आसान है। इस तरह शेंग सेप्टन की मदद से पूरे बारसूम पर रूल करेंगे। इसके बाद शेंग जॉन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन का एलियन डॉग आ जाता है और शेंग की डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे जॉन उसकी कैद से छूट जाता है और वहाँ से एक प्लेन में बैठकर डेजा की शादी को रोकने निकल जाता है। पर रास्ते में उसका प्लेन थाक्स में क्रैश हो जाती है और वो फिर से जॉन को बंदी बना लेते हैं और उसी जेल में टार्कस भी कैद है। और उसके बाद तलहजुस उन दोनों को एक मैदान में व्हाइट एप से लड़ने के लिए छोड़ देता है। व्हाइट एप मैदान में आते ही उन दोनों पर हमला कर देता है और जॉन एक चेन से बंधा हुआ है, इसलिए वो ज्यादा उछल कूद नहीं कर पाता है और इतने में ही मैदान में एक और व्हाइट एप को छोड़ दिया जाता है जो आते ही टार्कस को मारने वाला था, लेकिन उसकी बेटी एक विलन को लेके उस मैदान में कूद जाती है और वो एप उसे मार देता है। तभी जॉन एक एप को चेन में कैद कर लेता है और उसकी मदद से खुद को आजाद कर लेता है और उस बंधे हुए पत्थर से उस एप को मार गिराता है। इतने में ही एक एप टार्कस और उसकी बेटी को मारने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ जॉन बीच में आ जाता है और उस एप को भी मार देता है। इसके बाद जॉन तलहजुस को लड़ने की चुनौती देता है, पर न चाहते हुए भी उसे नियम के अनुसार उसे लड़ना पड़ता है और फाइनली जॉन उसे भी मार गिराता है और इसी तरह वो टार्कस का नया लीडर बन जाता है और फिर वो सबको हीलियम की मदद करने के लिए राजी कर लेता है। उसके बाद जैक और उसकी आर्मी जंग के लिए कुछ करते हैं और जॉन वहाँ टाइम पर आकर शादी को रोक देता है और वहाँ सेप्टन जॉन को देखकर डेजा को मारने की कोशिश करता है और जॉन वहाँ पर बीच में आ जाता है और उसके बाद जो दंगा और हीलियम की आर्मी एक दूसरे से लड़ने लगती है। सेप्टन बाहर खड़े अपने आर्मी को भी सिग्नल दे देता है और डेजा अभी भी उसकी कब्जे में ही होती है, पर वो वहाँ खुद को छुड़ा लेती है और जॉन उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो दोनों दुश्मनों से लड़ने लगते हैं। पर सेप्टन ब्लू एनर्जी की वजह से उस पर भारी पड़ रहा था, पर वहाँ तभी थाक्स भी आ जाते हैं और वो भी मिलकर जोदंगा के सोल्जर्स को मारने लगते हैं क्योंकि वो भी अब जॉन के आर्मी है, इसलिए वो हीलियम के साथ हैं। जोदंगा अब हारने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन भी सेप्टन का हाथ काट देता है और वो जैसे ही उससे थांक्स के बारे में पूछता है तो शेन उसे भी उसी ब्लू एनर्जी की मदद से मार देता है और साथ ही वो जॉन को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेजा उसे बचा लेती है और उसके बाद वो डेजा का ही रूप ले लेता है। जॉन जैसे ही डेजा के पास आता है तो वो डेजा के गले पर तलवार रख देता है, पर डेजा उस डिवाइस को छीनकर जॉन को दे देती है और जॉन उस डिवाइस को दूर फेंक देता है, जिससे शेन उस डिवाइस को पकड़ने के लिए दूर चले जाता है। पर बीच में ही वो वापस रूप बदलकर गायब हो जाता है, लेकिन वो डिवाइस टार्कस को मिल जाती है। जॉन उससे वो डिवाइस ले लेता है, लेकिन वो जॉन नहीं था बल्कि वो शेन था। फिर जॉन और टार्कस दोनों ही उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है और लास्ट में हम देखते हैं कि हीलियम ये जंग जीत जाता है और फिर हम देखते हैं कि जॉन और डेजा की शादी हो जाती है। जॉन को अब डेजा और मंगल ग्रह से प्यार हो गया है, इसीलिए वो अपना डिवाइस फेंक देता है और हमेशा के लिए वहीं का बन जाता है। लेकिन जॉन जब अपने कमरे में जा रहा होता है तो रास्ते में वो देखता है कि शेन वहाँ पर आ जाता है और फिर वो जॉन को वापस अर्थ पर भेज देता है। लेकिन अब जॉन वापस मार्स पर नहीं जा सकता क्योंकि उसने अपनी डिवाइस तो फेंक दिया था और फिर जॉन वहीं पर उठता है जिस गुफा से वो गया था और उस गुफा में मौजूद सोने की वजह से जॉन कार्टर बहुत अमीर हो जाता है। जॉन ये बात जानता था कि अर्थ पर और भी डिवाइसेस होंगे जिससे वो मार्स पर जा सकता है। वो बहुत समय तक उस डिवाइस को ढूंढता है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत ढूंढने के बाद उसे वो आखिर में वो डिवाइस मिल जाती है। जॉन इस बात को समझ जाता है कि एक थम्स उस पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि ये डिवाइस उसकी कॉपी कर उसे मार्स पर भेजती है। मतलब जॉन का शरीर तो यहीं पर रहेगा, उसकी सिर्फ कॉपी मार्स पर ट्रांसफर होती है। तो जॉन को भी इस बॉडी को सुरक्षित रखना होगा क्योंकि अगर जॉन की बॉडी को कुछ भी नुकसान हुआ तो वो दोनों ही प्लेनेट पर मारा जाएगा। अब जाके हमें पता चलता है कि जॉन ने उस मकबरे को क्यों बनवाया था जो कि सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है। जॉन ने अपने मौत का नाटक रचा और ये सब डायरी में था कि एडवर्ड जॉन की बॉडी को प्रोटेक्ट करे। एडवर्ड सीधे मकबरे में जाता है और एक सीक्रेट पासवर्ड से मकबरे को खोलने की कोशिश करता है जिसका क्लू जॉन ने उसे दिया था और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो देखता है कि एक थम्स
थम्स उसके पीछे खड़ा था और ये थम्स एडगर्ड पर भी नजर रखे हुए था। और वो जैसे ही एडगर्ड को मारने वाला होता है, जॉन उसे पीछे से शूट कर देता है क्योंकि जॉन भी उस पर नजर रखे हुए था। एडवर्ड जॉन को जिंदा देखकर काफी हैरान हो जाता है। जॉन उस थॉर्न्स का डिवाइस ले लेता है और वो कहता है कि मुझे डिवाइस कभी मिली ही नहीं थी। मैंने ये अफवाह इसलिए फैलाई थी कि मुझे पता था कि अगर मुझे डिवाइस मिली तो थॉर्न्स मेरे पीछे जरूर आएंगे और मैं उसे मारकर उसका ही डिवाइस ले लूंगा। जॉन एडगर्ड से कहता है कि आज से मेरी पूरी जायदाद तुम्हारी हुई, तुम्हें बस यही करना है कि तुम्हें मेरे मकबरे को सुरक्षित रखना है। जिसके बाद जॉन मकबरे में जाकर लेट जाता है और बारसुम कहकर वो मार्स पर चला जाता है और फिर ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वेल मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।